ओके, इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। सो बेसिक्स है, जो कल स्टूडेंट नहीं थे क्लास में और उनके लिए भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मींस क्या क्या बेसिक प्रिकॉशन है, क्या क्या तरीके हैं जो आप यूज करोगे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडलिटीज यूज करने से पहले। मींस जो इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स हैं वो आप कब यूज करोगे, ठीक है, कब यूज करोगे और किस तरीके से यूज करोगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीजें आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल भी मैंने डिस्कस किया था और आज मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। आप लोगों को जहां भी जो आज क्लास में कल नहीं थे, अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप उस टाइम रोक के आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो बेसिक्स we will discuss this for the following should be considered before applying any electrotherapeutic modalities to a patient। ठीक है, जो फॉलोइंग पॉइंट्स अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो हमेशा कंसीडर किए जाने चाहिए, मतलब हमेशा ध्यान में रखे जाने चाहिए जब भी आप किसी को भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडिलिटी यूज करो, कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडिलिटी यूज करो। मींस XYZ मान टेंस यूज करो, IFT यूज करो, SWD यूज करो, बहुत सी मोडिलिटीज आपके डिपार्टमेंट में आएंगी। तो कोई भी मोडिलिटीज लगाने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला ये बता रहे हैं वेदर द इंटेंडेड इफेक्ट कैन बी अचीव बाय दिस ट्रीटमेंट। आपको जो इफेक्ट चाहिए क्या वो आपको इस ट्रीटमेंट से मिल पाएगा। इट मींस आपने जो मोडलिटी चूज की है वो आपको 100% श्योर हो कि आपको उससे ये आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। इंटेंडेड का मींस यही है कि आपको जो डिजायर इफेक्ट चाहिए, मींस जो आप एक पेशेंट पे आपने जो ट्रीटमेंट उसको देना चाह रहे हो क्या वो उससे मिल रहा है जो मशीन आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है मशीन के बारे में, आपकी कंडीशन जो है आपने उसको अच्छे तरह से एग्जामिन किया, मतलब पेशेंट का जो जहां पे उसको पेन था वो जगह आपने अच्छे से चेक करी, रीजन क्या है, वो उसका पेन मसल स्पाज्म की वजह से हो रहा है या बुनी डिफेक्ट की वजह से हो रहा है या कहीं नर्व कंप्रेशन के लिए हो रहा है। तो हर एक के लिए डिफरेंट मॉडलिटीज आती है, तो हर एक का डिफरेंट काम रहता है। तो वही चीज ये इस पॉइंट में सेकंड पॉइंट में यही क्लियर करना है कि जो आपको इफेक्ट चाहिए क्या वो उससे मिल रहा है। ये चीज तभी आप क्लियर कर पाओगे जब आप पूरी थॉरली हम जब मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, शैटिका पढ़ेंगे, मसल स्पाज्म पढ़ेंगे, स्क्लेरोसिस पढ़ेंगे, सब एक कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो अगर उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको फर्दर पेशेंट देखने में, मशीन लगाने में। तो वही पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट समवन इज कमिंग गीता। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो बोल सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी रिमेंबर दैट इन सर्टन सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज अचीव्ड इमीडिएटली। एग्जांपल पेन रिलीफ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हीट, आइस, टेंस एक्स्ट्रा। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे हमें ट्रीटमेंट मतलब जो हमें इलाज है वो जल्दी उसका असर हो जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो जस्ट लाइक के बहुत जल्दी उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इलाज होता है। एग्जांपल जैसे पेन रिलीफ आफ्टर अप्लाइंग ऑफ आइस हीट, अगर किसी को दर्द ज्यादा हो रहा है कोई मसल स्पाज्म की वजह से, जकड़न की वजह से, तो अगर आप वहां पे हीट लगाओगे तो हीट वो उस पार्ट को क्या कर लेगा, थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, मोबिलाइज कर देगा, तो उसको पेन जो है कम हो जाएगा। ओके, तो जब पेन कम हो जाएगा तो उस चीज में मतलब इमीडिएटली आपने उसको रिलीफ दे दिया। या आइस, जब रिसेंटली इंजरी हो तो आइस लगा तो उससे भी थोड़ा। अच्छा बेटा, आइस लगाने से होता क्या है वहां पे, पेन कैसे कम होता है, किसी को पता है कुछ? क्या प्रॉपर्टी क्या है, क्या कराते हैं वहां पे वो आइस, क्या करवाता है? स्वेलिंग कम हो जाती है। कैसे होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्या करवाता है वहां पे वो जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है? कोई भी स्टूडेंट कभी आइस का कुछ सुना हो, आइस के बारे में, लगाने के बाद स्वेलिंग तो कम होती है लेकिन करवाता है क्या वहां पे? सर जैसे सूजन आ जाती है कहीं पर तो वो लगाते हैं ना तो ठीक है। और कोई स्टूडेंट? ठीक है, आप ये बोल रहे हो जी सर, आइस नर्व इम्पल्स में गैप बढ़ा देता है जिसके से वो पेन में डिले हो जाता है और वो पेन रिसेप्टर थोड़े वीक हो जाते हैं। ओके, और कोई स्टूडेंट? ओके, देखो बेटा आइस की दो प्रॉपर्टीज है, याद रखना। सबसे पहले ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन मींस जो वहां पे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन उनको सिकुड़ा देता है। ठीक है, वहां पे एकदम से ब्लड जो है कम हो। जब देखा आप जब आइस लगाते हो तो वहां पे व्हाइटनेस आ जाता है पार्ट में, देखा कभी आपने? Yes, देखो sir. आइस लगा क्यों होता है वो, क्योंकि उस टाइम वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और तुरंत जस्ट 2-3 मतलब कुछ सेकंड के बाद वहां पे वाइजो डायलेशन होता है। मीन जो ब्लड कैपिलरी से वापस जब इसका इफेक्ट हो वो खुलना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन पूरी जगह पे घूमने लग जाता है। ये एक फिनोमेना है जिस वजह से ये पेन को कम कर देता है। ठीक है, पहले ये वाइजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है,
फिर उसके बाद वेजो डायलेशन करवाता है, ठीक है। मतलब डायलेशन मींस जो ब्लड वेसल्स है या वहां पे कैपेसिटी उनका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज कर देता है, जो ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा थोड़ा पेन को कम, क्योंकि वहां पे जितना भी ब्लड आ रहा है वो पहले थोड़ा सा, जब आइस का पहला फिनोमेना यही था वेजो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है, ब्लड वेसल को डायमीटर को कम कर देता है। जैसे आप थोड़ी देर बाद छोड़ोगे वो वापस वेजो डायलेशन होगा, अगर सर्कुलेशन वहां पे प्रॉपर पहुंचेगा तो वहां पे जो पेन है कम होता है। बेसिकली आप एक चीज याद रखना फिजियोथेरेपी में, जहां भी सर्कुलेशन ब्लड का इंपेयर कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, मसल स्पाज्म हो, नर्व इंपेयरमेंट हो या कोई भी रीजन हो, अगर वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा तो वहां पे आपको पेन जरूर मिलेगा। सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, सेंसेशन की नहीं। सेंसेशन और सर्कुलेशन में थोड़ा फर्क है डिफरेंशिएट है सर्कुलेशन और सेंसेशन में कि नहीं? है सर। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक चीज याद रखना कि जहां पे सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा हो, इट मींस वहां पे ना तो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, नो ऑक्सीजन पहुंच रहा है जो पार्ट को जरूरत है वहां पे, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट मींस अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, वहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने लग गए, ऑक्सीजन मिलने लग गया, तो पेन भी कम हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अ टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये भी है पेन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इसका भी। ये जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, इसी वजह से पेन जो है वहां पे रुक जाता है, ठीक है। इसकी पूरी डिस्कशन होगी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टेंस के बारे में, कैसे ये पेन रिसेप्टर को करता है, ये हमारा टॉपिक का मॉडलिटीज का पूरा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप इतना इसमें जानकारी रखो, ठीक है। Whereas in other cases the effectiveness comes after a long period of application of the modalities। और हालांकि दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं मतलब जिसमें जो हमें ट्रीटमेंट का असर मिलता है काफी लंबे अरसे बाद हमें उससे आराम मिलता है। मींस जो मशीनें आप लगा रहे हैं, मान लो 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मिनिमम 21 डेज हो गए, तो कुछ टाइम लग जाता है उसको। तो ये दोनों चीजें हमें कंसीडर ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में हमें जल्दी रिलीफ मिलने वाला है और कौन से ऐसे केसेस है जिनमें हमें टाइम लगेगा। ये चीज आपको कंसीडर करनी है। अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में, जैसे आगे आएगा आपकी नॉलेज, अगर थ्योरेटिकली उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको सब पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं कि जिसमें हम टाइम, मैंने कल भी एग्जांपल बताई थी, अगर किसी को शियाटिका है और मसल स्पाज्म है तो मसल स्पाज्म जल्दी ठीक हो जाएगा, शियाटिका में टाइम लगेगा। नर्व कंप्रेशन है, उसको नर्व खोलने में, मतलब वहाँ पे वर्टिब्रा में अगर कहीं उसको थोड़ा दूर करना है, गैप देने में टाइम लगता है। तो ये चीजें जो है डिपेंड करते हैं आप कितना पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी फैक्टर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसीडर। मींस जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है ताकि पेशेंट भी सेफ रहे वहां, ठीक है। अगर पेशेंट सेफ है तो आप भी सेफ हो, मतलब आपका ट्रीटमेंट भी सेफ है और आपका नाम भी होगा और आपका क्लिनिक भी अच्छा चलेगा। तो वो भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। द थेरेपिस्ट शुड एबल बी टेक ए क्लिनिकल डिसीजन ऑन द सिलेक्शन ऑफ मोडलिटी विद द सपोर्टिव एविडेंस बिहाइंड so that no undesirable effect is produced and the best desired result is achieved। मतलब जो थेरेपिस्ट है, जो एक उसको जो क्लिनिकल डिसीजन लेना है मॉडलिटी का, उसके पास कोई तथ्य होना चाहिए, मीन उसके पास एक अपना सपोर्टिव एविडेंस बहुत होना जरूरी है। मतलब उसके, अगर मान लो या तो आप एक पुराने प्रैक्टिशनर हो, आप वो काम काफी टाइम से कर रहे हो, तो आपके पास एविडेंस बहुत होंगे, ठीक है। आपने ये मशीन उस पेशेंट को लगाई होगी, अपने पहले ट्रायल करके देख लिया होगा कि हाँ इससे बेनिफिट है। अदरवाइज आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ो और उसके पीछे देखो कि क्या इसका एविडेंस क्या था, किस बेसिस पे इसने काम किया, तो वो चीज आपके पास होना चाहिए। वो आप पढ़ोगे, जब आपकी बारी आएगी तो वो आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। सो अगर मान लो आपने अच्छी मॉडलिटी सिलेक्ट की, क्लिनिकल डिसीजन अपना अच्छा रहा, मतलब आपको पता था ये काम करेगी, तो उससे क्या होगा, जो वहां पे अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए वो वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप ट्रायल ही करते रहोगे, नहीं मैं ये लगा के पहले आज इसको टेंस लगा के चेक कर लेता हूँ, कल IFT लगा दूंगा, अगर आज रिलीफ नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा कंट्रा इंडिकेशन क्रिएट कर लेता है। बहुत सी फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे करते भी हैं। वो क्या करते हैं, 2 दिन पेशेंट को मान लेके हम सर आपको 7 दिन मॉडलिटीज लगानी है, 2 दिन टेंस लगाते हैं, वो टेंस लगाने के बाद जब उसको रिलीफ नहीं मिला तो 2 दिन बाद चेंज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें एविडेंस, हमें याद रखना चाहिए कि इस मशीन से ये इफेक्ट है, तो हमें फर्स्ट डे से ही, ताकि हमारा ट्रीटमेंट जो है परफेक्ट रहे एंड द बेस्ट रिजल्ट इज अचीव, ताकि आपको जो बेस्ट रिजल्ट चाहिए, जो आप ट्रीटमेंट चाहिए, वो आपको वहां मिल सके, ठीक है। बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, वॉइस में भी ठीक है? ओके, थैंक यू। As each modality it has potential dangers and contraindication। जैसे कि हर एक modalities के पास अपना पोटेंशियल है ठीक करने का, मतलब उसमें क्षमता होती है, डेंजर्स भी हैं, मतलब कुछ लग बर्न हो जाता है, किसी को ब्लिस्टर बन जाते हैं या कुछ और कंडीशन हो जाती हैं। तो ऐसे हर एक modalities का अपना
अलग काम है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन मींस कुछ ऐसे कंडीशन जहां पे हम यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मींस इंडिकेशन का अपोजिट है। इंडिकेशन ये अब मैं बता दूं, अगर आपको इंडिकेशन है कौन कौन सी जगह पे हम जो है मशीनें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस में हम मॉड्यूलिटीज यूज कर सकते हैं, दैट आर द इंडिकेशंस, ठीक है। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे उसका अपोजिट आप मान लो कि जहां पे यूज नहीं कर सकते, दैट मींस उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूज किया है। लाइक किसी को पेस मेकर लगा है, कुछ मेटेलिक पार्ट डाला है, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटीज हैं अवॉइड की जाती है। या फिर किसी को कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है, तो उस चीज में भी ये मशीनों को रोका जाता है, मतलब नहीं लगाया जाता। तो ये चीजें दो है जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन में जो डिफरेंस है। नो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विदाउट एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दिस फैक्टर्स, ठीक है। ऐसा आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है अगर आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको एप्रोप्रिएट नॉलेज है इन सब फैक्टर्स की तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन शुड बी एक्सरसाइज टू कीप द डेंजर अवे, ठीक है। जितने एडिक्वेट मतलब आप प्रॉपर प्रिकॉशन आपको लेना बहुत जरूरी है ताकि आप डेंजर से अवेयर रह सको, ठीक है। पेशेंट एक बार आपसे मान लो, एक पेशेंट को अगर कहीं भी गलती से भी कहीं जरा सा शॉक लग गया ना, अगर मान लो आपने गलत या फिर उसको नहीं लगाना था, आपने लगा दी मशीन, तो वो आगे आपकी लाइफ में जितने लाइफ टाइम 10 पेशेंट भी आएंगे ना, तो उन सबके माइंड में ये ऐसा बातें करने लग जाते हैं लोग, यार उसने के वहां से तो ये लग गया, करंट लग गया, या फिर उसकी ये मशीन सही नहीं थी तो उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो गया। तो ये आपके लिए एक बैड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वंस आपकी जो प्रैक्टिस नेक्स्ट होने वाली है उस पर बैड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखो। नेक्स्ट है whether the method of treatment selected is best based on the appropriate clinical decision, ठीक है। वही बात है कि आपको जो ट्रीटमेंट सिलेक्ट किया है क्या वो बेस्ट है, आपको लगता है अगर बेस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हो उस मशीन को, ठीक है। बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट क्लिनिकल रीजनिंग, ये आपको आपकी क्लिनिकल रीजनिंग पे बेस रहेगा। इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ पेशेंट थेरेपिस्ट टाइम, ठीक है, आपको कितना टाइम लग रहा है और कॉस्ट वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इसमें सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बेटा, सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। पेशेंट अगर मान लो कोई वीक परिवार से है, वीक परिवार मीन्स उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उस चीज में भी कभी कभी हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज इन द सेंस मींस अगर उसकी इकोनॉमिकल सेक्शन ठीक नहीं है तो आपको इसके बारे में पहले सोचना है, ठीक है। तो पेशेंट आए आपके पास तो सारी चीजें ये फैक्टर आपको कंसीडर करके फिर आपने उसका ट्रीटमेंट प्लान सेलेक्ट करना है। After considering the above facts, the therapist should apply the particular electromodality in a competent way, ठीक है। ये सब फैक्ट जो ऊपर हैं ये आपको कंसीडर करके आपको थेरेपी अब आपको जो मशीन है वो आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी फैक्टर्स हैं ऊपर कंसीडर करने के बाद आपको जो है मॉड्यूलिटी अब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो ऊपर मैंने फैक्टर बताए अगर इन सब की नॉलेज है तो अब आप जो आके मशीन यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट शुड बी डन फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज मॉड्यूलिटीज। मतलब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मींस जो आपने पार्ट जो ट्रीट करने जा रहे उसका पूरा एग्जामिन करना है, ठीक है। उसको पूरा चेक करना है पहले, एकदम नहीं कि मतलब डायरेक्ट आया पेशेंट है आपने उसको मशीन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको पूरा चेक करना है पेशेंट को, कोई कट तो नहीं है, कोई मान लो कहीं कोई कट वर्ट तो नहीं उसको लगा हुआ, या फिर कोई वाउंड वगैरह तो नहीं है वहां पे, मतलब कोई घाव वगैरह तो नहीं है वहां पे, या तो कोई बर्न वन ऑलरेडी तो नहीं है उस जगह पे। तो वो सब फैक्टर आपको कंसीडर करना है। एंड असेसमेंट शुड बी डन फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द मॉड्यूलिटी। उसके बाद असेसमेंट भी आपको करना है ताकि आप मॉड्यूलिटी सिलेक्ट कर सको, ठीक है। कौन सी मॉड्यूलिटीज आपने इसके लिए बेस्ट रहेगी। एग्जाम्पल मैंने कल भी बता दिया था शियाटिका का, और अगर मान लो एक जगह लोकलाइज्ड पेन है या दूसरा शियाटिका का पेन है तो लोकलाइज्ड पेन में जो आईएफटी में जो हमारी मशीन है वो अच्छा काम करती है, ठीक है। लोकलाइज्ड मींस अगर पर्टिकुलर एरिया में कहीं बॉडी पे पेन है तो वहां पे आईएफटी अच्छा काम करती है। और जो टेंस का अगर मैं बताऊं वो रेडिएटिंग पेन में अच्छा काम करती है। तो मींस अगर किसी को शियाटिका है, शियाटिका में क्या होता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। जो हमारा पेन है वो लंबर रीजन से हो सके या बटक से या लंबर से लेके वो नीचे फुट तक जाता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप टेंस लगाओगे तो टेंस अच्छा काम करेगा एज कम्पेयर टू आईएफटी, ठीक है। आईएफटी भी करता है बट अप्रोप्रिएट टाइम की आपकी बात है, ठीक है। तो वो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मशीन कौन सी कंडीशन में काम करती है। इसके लिए पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। Some of the basic guidelines which can be provided the framework for the sound clinical practice are given, ठीक है। कुछ जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जो हमें फ्रेमवर्क मतलब पूरा हमारा फ्रेम बनाएंगी जो हम प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी है ऑपरेटर्स की।
दिस कंसिस्ट ऑफ रिजेंबलिंग ऑफ ऑपरेटर्स, टेस्टिंग एंड सेटअप। हाँ जी बेटा। ये क्या होता है ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स जो आपकी ये मशीन, अच्छा। अब बेसिकली आपके जितने ऑपरेटर्स उसके पास आएंगे वो सब चीजें आपको उसको सिलेक्ट पास रखनी पड़ेंगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है पहले। ओके, आप उसको बोल सकते हो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है, जस्ट वन बाय वन बेटा पूछो। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसके हैंड के ऊपर किसी प्रकार का कट लगा हुआ है ठीक है। और उसे किसी दूसरे प्रकार का कोई पेन हो रहा है, तो वहां पे कोई सी भी मॉड्यूलिटीज नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिकल? ना, उस एरिया पे आप कहीं कुछ नहीं अप्लाई कर सकते अगर उसको कट लगा है तो क्योंकि हो सकता है वहां पे देखो कट सर्कुलेशन बढ़ जाए और उसका वो वॉन्ट जो है वो हिल जाए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। अब नहीं लगा सकते। तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर उसके एरिया के पास आप मान लो, उसके एरिया मतलब सेंटर में मान लो, तो अगर आपको लगे कि उसके मान लो आप 5 फिंगर्स, जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको मेरी ये बाजू दिख रही हो, जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। मान लो किसी को ये मेरी बाजू दिख रही है आपको अभी? यस सर। ठीक है, दिस इज द एल्बो एंड दिस इज द हेड। अगर मान लो किसी को यहां पे पेन हो रहा है, ये सेंटर पार्ट है, ठीक है, यहां पे उसको कट भी लगा हुआ है, ठीक है, आप इस Yes, पे sir. यहां से लेके मान लो अप्रोक्स यहां तक कोई मोडिलिटी नहीं लगाओगे, क्योंकि जब तक वो पार्ट हील ना हो जाए, जब तक उसके ऊपर दूसरी स्किन ना आ जाए, देखो ना खुरन आ जाती है ना, खुरन आने के बाद वो स्किन जब तक आपका ट्रीटमेंट उसमें नहीं है, बी केयरफुल, कट लगा है तो वो अब वहां पे आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वहां उसकी ड्रेसिंग होगी, उसका और मतलब कोई पुराना कट हो, पुराना कट हो तो आप लगा सकते हो। पुराना कट में अगर स्किन के ऊपर आपकी वो स्किन आ चुकी है, आर्टिफिशियल मतलब दूसरी स्किन आ गई है, लेयर बन रही है, तो आप लगा सकते हो। मीन जो रिसेंट कट हो या फिर विदन अभी हील नहीं किया हो प्रॉपर, उसमें नहीं लगा सकते आप। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था बेटा? सर IFT। अच्छा बेटा ये मैं कल भी बताया था, इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है, बेसिकली ये दी जाती है लोकलाइज्ड पेन के लिए। लोकलाइज्ड पेन के लिए मींस जो पेन एक जगह पे है लोकलाइज। अगर ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, अगर आपका पेन जस्ट लाइक ये इस एरिया सेंटर में हो रहा है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, IFT की क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्रॉस में उसका जो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है वो सेंटर में बनती है, और इसके जो पैड्स होते हैं, जैसे मैंने टेंस के पैड्स अगर आपने देखे थे उस दिन, देखे आपने टेंस के पैड? नो सर। टेंस के पैड नहीं देखे बेटा आपने? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, सेंटर पे होता है सर। ओके ओके ओके, जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट। बेटा आपको ये क्रॉस लाइन 4 लाइनें दिख रही हैं क्या आपको? जस्ट 1 मिनट, यस सर। 1 मिनट, आई विल शो यू। जस्ट इस पे आने दो, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये 4 लाइनें लगी हुई हैं, सॉरी 2 लाइंस हैं जो सेंटर में बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यस सर। अब ये है जो ये सेंटर पॉइंट है ना, जो हमारी IFT है, IFT को हमें हमेशा क्रॉस में लगाना पड़ता है। क्रॉस में इन द सेंस जो हमारे रेड पैड, मगर मान लो उसके 4 हमारे 2 चैनल हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। उसमें क्या करना है, जो रेड एंड रेड जो है क्रॉस में लगाना पड़ता है। चाहे टेंस में अगर लगाते हैं तो टेंस में 1 2 3 4 आप लगा सकते हो, सीधा लगा सकते हो, बट इसमें नहीं। इसमें क्योंकि जो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको हम ट्रीटमेंट करना है वो सेंटर में बनती है, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे बनती है वो, ठीक है। तो लोकलाइज्ड पेन के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकलाइज्ड पेन के लिए जो IFT है बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हमें पेन यहाँ सेंटर में हो रहा है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो वहां पे बन रही है, तो वो इफेक्टिव ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर टेंस की बात करूं, टेंस में भी उसको रिलीफ मिलेगा, टेंस में ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, बट टेंस में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर में नहीं बनती, ठीक है, वो रेडिएटिंग करती रहती है, मतलब ठीक है, वो पूरा रेडिएट होती रहती है, तो वो उसको टाइम लग सकता है।
एज कंपेयर टू टेंस के। तो टेंस बेसिकली आईएफटी क्या होती है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है, जिसमें दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज किए जाते हैं। दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करके एक बीट फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, जिससे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ये होती है आईएफटी। हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। और बेसिकली ये अगर दी जाए तो लोकलाइज्ड पेन के लिए अच्छा काम करती है। सर मोडिलिटी। हाँ जी, मोडिलिटीज मशीन है हमारी, कोई भी मशीन हो सकती है, टेंस हो सकती है, आईएफटी हो सकती है, एसडब्ल्यूडी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मोडिलिटी एक बस जस्ट नाम दिया है उसको। सर टेंस और ये आईएफटी दोनों में सबसे अच्छा कौन सा रहता है? बेटा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, लोकलाइज्ड पेन है जैसे, तो मान लो आप उसमें आईएफटी यूज कर सकते हो। अगर रेडिएटिंग पेन है तो आप टेंस यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा आपका पेशेंट कौन से प्रकार का है, कौन सा उसका पेन है, कौन सा कंडीशन है। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, न्यू स्टूडेंट्स, बेटा किसी का कुछ भी क्वेश्चन कोई नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो अभी तक। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं फिर। ऑपरेटर्स की मीन्स जो आपकी मशीन्स है वो सब कुछ, मतलब ऑपरेटर्स जो उसके पार्ट्स भी हैं वो सब आपको असेंबल करने हैं। ठीक है, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर द इलेक्ट्रिकल हीलिंग? अब दूसरे वर्ड्स क्या हैं जो इलेक्ट्रिकल हम हीलिंग के लिए बोलते हैं? जी, इसमें इलेक्ट्रिकल हीलिंग होती है, इसको इलेक्ट्रोथेरेपी, गैल्वेनिज्म, इलेक्ट्रिकल हीलिंग, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो वर्ड्स हैं, आपको याद रखने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, को बाद में उसको देखा जाएगा। अब अगर असेंबलिंग ऑफ ऑपरेटर्स, क्या क्या हमें इसमें क्या करना है? ठीक है, ऑल द ऑपरेटर्स एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड शुड बी असेंबल्ड एंड सूटेबली पोजीशन। मतलब जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं या मशीन्स हैं, वो इक्विपमेंट्स है जो आप यूज करने जा रहे हो वो सूटेबल पोजीशन में रखने हैं। ठीक है, मतलब सूटेबल पोजीशन में मतलब इजीली आप अप्लाई कर सको। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या क्या चेक करना है? विजुअल चेक्स की बात करूं, जैसे शुड बी मेड फॉर द इलेक्ट्रोड्स, लीड्स, केबल, प्लग्स, पावर आउटलेट्स, स्विचेस, कंट्रोल्स, डायल्स एंड इंडिकेटर्स, हर एक चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस चेक करने की यही है, मान लो बीच में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पेशेंट्स के लिए भी और आपके लिए। तो ये सब चीजें आपको पहले चेक करनी है। ठीक है, बेसिक गाइडलाइंस में यही चीजें देखनी है हमें कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपने टेंस उठाया, टेंस के इलेक्ट्रोड चेक करो, उसकी लीड्स चेक करो, उसके जो आगे इलेक्ट्रोड के ऊपर रबर पैड लगे होते हैं वो चेक करो, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सब चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। अब क्या करना है, आपने टेस्टिंग करनी है ऑपरेटर्स, जो मशीन आपने ली है उसको टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट करना इसलिए जरूरी है, दो चार चीजें हो जाती है। एक तो इससे ये पता चल जाता है कि आपकी मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरी ये चीज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि जो पेशेंट के मन से डर निकल जाता है उसका, वो कैसे निकलता है हम डिस्कस करेंगे इसमें। दिस इंक्लूड द सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड एनी नेसेसरी टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रायर टू एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने सेटिंग करनी, ऑपरेटर्स की सेटिंग, मतलब जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो उसकी सेटिंग, और एनी नेसेसरी टेस्टिंग, और कोई भी आपको ऐसा स्टेप चीज लगे कि ये शायद काम नहीं कर रही हो तो उसको चेक करना है उसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट शुड बी मेड ओनली व्हेन दीज हैव बीन मेड सेटिस्फैक्टरी, और ट्रीटमेंट आपको तब स्टार्ट करना है जब आपको लगे ये अपने सेटिस्फैक्टरी, या मतलब आपको सेटिस्फाई हो कि यह मशीन अब अच्छे से काम कर रही है, इससे कोई खतरा नहीं है पेशेंट को, अब हम अप्लाई कर सकते हैं। When the physiotherapist tests the apparatus on his own body as needed in some like SWD, low frequency currents, it should be done in front of parents to alleviate the fear from them. ठीक है, बेसिकली आप इसमें पेरेंट्स की जगह आप ये पेशेंट की लिख सकते हो, पेशेंट का नाम यूज करते हैं। आपने क्या करना है, जितनी भी मॉड्यूलिटीज हैं पहले खुद पे ट्राई करनी है। कहने का मीनिंग यही है, SWD है, लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, ये सब चीजें आपने पहले खुद पे अप्लाई करके पेशेंट के सामने रख फिर बात करनी है। ठीक है, ताकि पेशेंट के मन से एक डर जो बना रहेगा वो निकल जाएगा। डर निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेशेंट हिचकिचाता रहेगा और वो ट्रीटमेंट का भी पूरा फायदा बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो ये चीजें सबसे पहले आपको जब टेस्टिंग करनी हो खुद पे करो, उसके बाद पेशेंट पे लगाओ, और ये चीजें सब इन फ्रंट ऑफ पेशेंट करो ताकि उसके मन से डर निकल जाए। सेटिंग अप द ऑपरेटर्स इज सेट अप टू इंश्योर ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, जो ऑपरेटर से आपने सेटअप करना है ताकि जो ऑप्टिमम मींस जो आपको पीक इफेक्ट है, जो लास्ट आपको जो थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए वो मिल सके, और उसके बाद सेफ्टी के साथ। ठीक है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सेफ्टी भी वो उसके साथ हो, दैट इज द सेटिंग अप। अब प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, दिस हैज बीन द मेजर कंपोनेंट, लाइक इसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, पोजीशन। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक वन फर्स्ट आता है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट में अगर हम देखें
Before any treatment is applied, the duty of the therapist is to achieve informed consent of the patient. ठीक है, आप ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले आपको पेशेंट को पूरा उसके बारे में बताना है, ठीक है, प्रेफरेबली इन राइटिंग, हो सके तो आप राइटिंग में लिखो, या फिर पर्टिकुलर जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो उसकी पूरा राइटिंग में लिखो, जैसे आप पर्ची प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं उसमें पूरा लिखो क्या करने जा रहे हो, किस वजह क्या है, undergo the particular treatment and after explaining him about the potential benefits and risk, और उसको पूरा बताओ उसके ये फायदे हैं और ये भी कुछ रिस्क हैं, ये पूरा आप एक पर्ची पे लिख के आपको उसको बताना है, ठीक है, पूरा उसको समझाना है, ये पूरा इन्फॉर्म कंसेंट में आता है। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से यहाँ पे, ये देखो जो ये आपको सबको इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं? यस सर। ये चीज बताओ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बीच में स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कार्ड आ रहा है, स्पाइनल कार्ड के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे, क्या होगा, कुछ आइडिया है कि स्पाइनल कार्ड में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये इलेक्ट्रोड उसके ऊपर नहीं लगा रहे? कुछ किसी को कुछ 11th 12th या 10th का कोई भी आइडिया हो, सोचो जरा कि क्या हो सकता है कि स्पाइनल कार्ड में ऐसा कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड स्पाइनल कार्ड के ऊपर नहीं प्लेस किए जा रहे, जस्ट इसके साइड पे प्लेस किए जा रहे हैं। सर एक बार हिंदी में बताओ। बताओ बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये बिल्कुल एक सेंटर में ब्लैंक बिल्कुल जगह को खाली छोड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे स्पाइनल कार्ड है या रीढ़ की हड्डी है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये था कि ये पैड इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया इन्होंने? सर ये श्वास की नली होती है, उसको थोड़ी ना इफेक्ट करते हैं। सांस की नली को भी इफेक्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई मतलब यहाँ पे आप लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। छल्ले लगे हुए क्या? कौन? नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे बेटा, मेरे सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कार्ड है, उस पे मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड मोटिलिटीज जितनी भी है एग्जैक्टली वर्टिब्रास के ऊपर या स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के ऊपर नहीं लगाते। इसमें से ऐसा क्या चीज होती है स्पाइनल कार्ड में, मतलब क्या चीज पास करती है जो हो सकता है कि पेशेंट को डेंजर रहती है वो पेशेंट के लिए? रिलीज होती है स्पाइनल नर्व। और कोई? अच्छा ये तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में करंट होता है, इज इट सबको ओके? बॉडी में करंट होता है बेटा, स्पाइनल कार्ड जो है ना मेन सब नर्व सप्लाई सब जो है स्पाइनल कंसेशन ये सब इसी में से जाता है, इसीलिए हमेशा स्पाइनल कार्ड को अवॉइड किया जाता है कि स्पाइनल कार्ड की वजह से सेंसेशन सब इसलिए इसके ऊपर एग्जैक्टली नहीं लगाया जाता, ठीक है। जितने भी आपका पैड प्लेसमेंट होगा देखना, हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी लगाओगे तो साइड पे लगाई जाएंगी, ठीक है, इट मीन्स बीच में स्पाइनल कार्ड को छोड़ दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सर पैरालाइज होने का खतरा होता है क्या? बिल्कुल पैरालाइज भी हो सकता है, और कुछ भी और भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और भी जो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से और भी बहुत सी कंडीशन अराइज हो सकती है, हेमिप्लेजिया पैरालिसिस हो सकता है। बेसिकली तो हो सकता है उसको शॉक भी लग जाए, क्योंकि स्पाइनल कार्ड जो है हमारी अगर इसमें से इलेक्ट्रिकल सेंसेशन पास हो रहा है तो अगर आपने उसके ऊपर पैड लगा दिया है कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम बेसिकली क्या करते हैं जब भी पैड का प्लेसमेंट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दूर दूर करते हैं, ठीक है, स्पाइनल कार्ड को छोड़ देते हैं बीच में। आपको भी कभी भी अगर ऐसा मिले पेशेंट स्पाइनल कार्ड के ऊपर अगर एग्जैक्टली पेन बता रहा है तो आप उसके ऊपर मत लगाना, ठीक है, ये आप कंसीडर बैड इफेक्ट कंसीडर कर सकता है। अगर मान लो पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ बट ये फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके नेक्स्ट explanation, it is essential that the physiotherapist explain the patient about the nature of the treatment, ठीक है, आपको पूरे नेचर पेशेंट को बताना है कि कैसा फील होगा, आपको मशीन लगाओगे कैसा फील होता है, he is applying treatment, he is applying and the type of sensation the patient will experience, और कैसी सेंसेशन आपको ये मशीन लगाने के बाद फील होगी, and need to be report in the event if he or she got abnormal response। अगर इसके बीच में उसको कुछ ऐसा लगे जो सेंसेशन आपने बताई उसके अलावा कुछ अगर इसको सेंसेशन ऐसा लगे कि एबनॉर्मल है तो वो आपको रिपोर्ट करेगा। मींस तो ये चीजें आपको पहले खुद पे अप्लाई करना हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक आपके एक स्टूडेंट है वो जस्ट बोल रहा था मुझे कि सर मैं जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कौन था, एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है बेटा, कौन था वो? हाँ रोहित, अच्छा तुमने कभी अपने पे अप्लाई की टेंस कोई भी मशीन? सारी कही हुई है। ठीक है, तो पेशेंट को फिर समझाते हो कि ये चीज इससे ये होगी? हाँ सर समझाना तो पड़ता ही है। ठीक ठीक है, सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि समझाना बहुत जरूरी है। ये चीजें बहुत सी पेशेंट के फेयर बनते हैं। मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन क्या, अगर मान लो आपने अगर आपको जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना आगे उस पे अगर आपने जेल भी प्रॉपर नहीं लगाया ना
तो जब आप पेशेंट को जेल नहीं लगा है तो उसको चुभने सुइयां चुभती है ना, ऐसी सेंसेशन आएगी उसको, अगर जेल प्रॉपर। हाँ जी सर मेरा सवाल है जेल में आता क्या है, इसलिए बेटा ये जेल बेसिकली कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड जेल, ये मीडियम होता है, कुछ नहीं आता इसमें। जैसे पैराफिन वैक्स होता है ना, ये वैक्स टाइप ही जेली होती है, पेट्रोलियम जेली होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, जस्ट लाइक मीडियम के लिए यूज किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जेल की वजह से कोई पेशेंट ठीक हो रहा है, जेल को एज ए मीडियम, एक ट्रांसमीटर यूज किया जा रहा है जिससे ट्रांसमिट होगा रेडिएशन करंट, और कुछ नहीं होता इसमें। जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट रहेगा वो जो बड़े आपकी मशीन जो है ना, मॉड्यूलिटीज जो है वो काम कर रही है। ओके ओके सर। Okay. The detailed does and do not have a particular treatment should be thoroughly explained. For example, the remain, ठीक है, आपको पूरा ट्रीटमेंट पूरा विस्तार में उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल टू रिमेन स्टिल एंड नॉट टू टच द केबल्स। अगर आप बेड पे आपको मतलब काउच पे आपको लटाया ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस टाइम आपको किसी भी केबल, वॉलपेपर, किसी को टच नहीं करना है। जब SWD आप ले रहे हो, शॉर्ट वेव डाइथर्मी जो है मशीन है वो ले रहे हो, तो उस टाइम आपको कोई भी अदर पार्ट नहीं टच करना है, कोई भी मशीन का पार्ट नहीं टच करना। आप ये सिंपल सी बात रखो, उसको बोलना कि सर आपको स्टेशनरी जिस पोजीशन में आप उसमें रहो, अगर आपको लगे कुछ पेन या कुछ और सेंसेशन हो तो आप बताओ, अदरवाइज आप किसी पार्ट को टच नहीं करोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड, आफ्टर द पेशेंट इज मेड अवेयर अबाउट द ट्रीटमेंट मेथड, द थेरेपिस्ट टू डू स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आपको जब पूरा ट्रीटमेंट आपने आप पेशेंट पे अप्लाई करने से पहले जब आपने उसका पूरा अवेयर कर दिया मेथड के बारे में, अब आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पेशेंट के दिन करना है। जस्ट लाइक पेशेंट पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, इफ अवेलेबल शुड बी चेक। अगर उसके पास पुराना रिकॉर्ड है, मान लो उसको पहले तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसने पहले तो नहीं कोई इलाज करवाया था, वो चीजें सब चेक करनी पड़ेगी। एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड टू फाइंड आउट एनी काइंड, और जो पार्ट ट्रीट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हैंड ही करने जा रहे हो तो इसका पूरा पार्ट देख लेना, पूरा हाथ चेक कर लेना, कहीं पे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, कुछ कैंसर टाइप की इंडिकेशन तो नहीं है, कोई डर्मेटाइटिस तो नहीं हो रहा है, इसको कोई कट तो नहीं लगा है। ये सारी चीजें आपको थॉरली उसमें चेक करनी है। अगर इनमें से आपको कोई भी चीज एक लगे तो पहले उसके बारे में स्टडी करो कि ये चीज जो है इसको नुकसान दे सकती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको वहां पे नहीं लगाना है। ओके ओके सर। दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या है आपको मैंने जैसे उस दिन भी बताया था, इसमें क्या क्या करवाना है हमें। स्किन की सेंसिटिविटी चेक करनी है, कैसे करते हैं वो, स्किन की वाटर मतलब कि नॉर्मल वाटर जब 40 डिग्री सेल्सियस हो उसके बाद फिर ड्रॉप करके देखें तो सेंसेशन फील हो रहा है। ओके ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें स्किन 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। जो नए स्टूडेंट से बेटा आप सुन लेना, जो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में कोल्ड वाटर लेना है जिसका मतलब एक में कोल्ड वाटर मतलब 15 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए, और दूसरा हॉट वाटर लेना है आप, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं आपने दोनों टेस्ट ट्यूब जो स्पॉट पे आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करना वहां लगा के उसको पूछना है उसको गर्म या ठंडा फील हो रहा है नहीं, अल्टरनेट 2 या 3 सेकंड के बाद आप ये लगा के चेक करोगे, ठीक है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है दोनों में, उसको ठंडा भी फील हो रहा है गर्म भी फील हो रहा है, इट मीन्स वो पार्ट उसका सही है। अगर दोनों में से एक भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स के वहां पे जो स्किन रिसेप्टर्स हैं या फिर वहां पे जो चीजें वो डिफेक्टिव है, तो आप उस केस में वो अवॉइड करोगे। तो ये आपको थर्मल सेंसेशन चेक करने का है, ठीक है। दिस इंक्लूड टेस्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन ओवर द ट्रीटमेंट एरिया फॉर पेन एज थर्मल सेंसेशन। पेशेंट रिसीविंग रेडियोथेरेपी रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन। मैंने कल भी बताया था, जो लोग रेडियोथेरेपी यूज कर कैंसरस पेशेंट हैं, अगर वो रेडियोथेरेपी यूज में ले रहे हैं, मतलब रेडियोथेरेपी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ी है। हो सकता है वहां पे उसको आपके ट्रीटमेंट से नुकसान हो जाए, तो वो चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। All form of electrotherapy to be irritant skin are considered contraindication for a period of 6 months in most of the modalities after the irritation। मतलब आप जितनी भी हमारी जो इलेक्ट्रोथेरेपी, अगर किसी को स्किन इरिटेशन है या स्किन इरिटेशन हो सकी है, तो 6 मंथ के लिए आपको कोई भी मॉडलिटी उस पर अप्लाई नहीं करनी है जब तक वो प्रॉपर हील ना हो जाए, तो ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आती है ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस। व्हाइल द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड द पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द इंश्योरेंस। ठीक है, आपको जब ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेशेंट के पास रहना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है थ्रू, ताकि बीच में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये ना हो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और छोड़ दिया तो बीच में कोई दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम, इसलिए आपको वहां रहना पड़ेगा। एंड द ट्रीटमेंट इज प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरी विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। इसमें क्या मतलब, क्या आप पास क्यों रहोगे, इससे आपको पता चल रहा है जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है, प्रोग्रेशन उसकी अच्छी हो रही है, पेशेंट सेटिस्फाई है,
और कोई भी इसका साइड इफेक्ट ना हो, एडवर्स इफेक्ट ना हो, ठीक है। वैसे तो फिजियोथेरेपी में बहुत कम एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बट इलेक्ट्रोथेरेपी में इनकेस अगर किसी को हीट ज्यादा बढ़ गई तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, तो ये चीजें आपको वहां पे ध्यान रखनी है। टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, मान लो अब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो रहा है, एट द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट द पार्ट ट्रीटेड शुड बी री एग्जामिनेड टू इंश्योर दैट द डिजायर्ड इफेक्ट विल अकर, ठीक है। आपको ट्रीटमेंट देने के बाद वो पार्ट चेक करना है, री एग्जामिनेट करना है कि जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ, वहां पे जो था वो मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इफ विजिबल, एग्जांपल सुपरफिशियल वाइजोडाइलेशन, सुपरफिशियल वाइजोडाइलेशन क्या होगा, क्या होगा इसमें, कोई स्टूडेंट बताएगा? वाइजोडाइलेशन मैंने बताया था, वाइजोडाइलेशन मतलब फूलना, मतलब ब्लड वेसल्स का वहां सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, बेसिक बात है। तो वो अगर वहां पे देखना आपको ये माइल्ड अरिथमा मिलेगा एंड नो अदर इफेक्ट्स, ठीक है। रेडनेस थोड़ी सी मिलेगी मोडलिटीज लगाने के बाद, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इससे ऑब्वियसली बात है कि वहां पे रेडनेस मिलेगी। अगर वो माइल्ड है तो इट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी देर बाद खुद ब खुद चली जाएगी। तो ये चीजें आपको वहां चेक करनी है, अगर इसके अलावा कोई और इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब अनवांटेड इफेक्ट जस्ट लाइक ब्लिस्टर्स, बर्न एंड स्कल्ड, अब ये चीजें जो स्कल्ड, ये चीजें वहां आपको मिल सकती हैं। अगर ये हैं तो आपको हैव अकर्ड नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन फॉर देयर रिमेडिकेशन, ठीक है। आपको अगर ये चीजें हैं तो आपको रिमेडिकेशन के लिए आपको वहां चेक करना पड़ेगा, आपको वो ट्रीटमेंट आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उनको आगे दिखाना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो वहां पे अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अब लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें, एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रीजन ट्रीटमेंट टेक्निक, आप जो रीजन ट्रीट कर रहे हो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज की आपने वो भी होना चाहिए। डोजेज, डोजेज मींस मतलब आप कितना दिन, मतलब जस्ट लाइक हम गोली लेते हैं, मतलब दिन में 3 बार लेते हैं या 2 बार लेते हैं, जस्ट लाइक इसमें भी डोजेज मतलब कितना दिन, मतलब वीक में आप डिसाइड कर सकते हो कितने डोज आपने उसको दिए, ठीक है। मतलब वीक में एक बार, वीक में 7 डेज आपने बुलाया, तो मतलब एक दिन में एक बार ही बुला रहे या 2 बार बता रहे हो, तो ये डोजेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द रिजल्टेंट इफेक्ट मस्ट बी वेड, और उसके रिजल्ट क्या मिला, वो ठीक हुआ, उसको क्या चीज हुई, ये चीजें आपको सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज बोथ फॉर द असेसमेंट पर्पस, फॉलो अप सर्विस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये किस लिए आपने करना है, ये ताकि आपका जो असेसमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। एक तो आपका असेसमेंट, और अगर वापस पेशेंट आता है आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप एकदम उसको क्विकली कैचअप कर लोगे, ठीक है। और फॉर लीगल रिक्वायरमेंट मींस आपके ट्रीटमेंट से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। अगर आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा और मान लो वो किसी और के पास गया, उस वजह से उसको प्रॉब्लम होगी, तो वो आप पे सर पे पड़ सकता है। तो वो ये अगर रिक्वायरमेंट आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप शो कर सकते हो कि सर ये ट्रीटमेंट था, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। लास्ट वन इज अ थैंक यू। बेटा अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, एनीवन, कोई भी बच्चा, कोई बच्चा। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेटा होते हैं बेसिकली ऐसी कंडीशन जहां पे हम मोडलिटीज नहीं लगा सकते। इंडिकेशन का उल्टा है, इंडिकेशन जहां पे हम ये मोडलिटीज यूज कर सकते हैं, मशीन है मोडलिटी। हाँ जी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी सर विरोध। हाँ विरोध बोल सकते हो। काउंटर इंडिकेशन मतलब आपने जहां पे मशीन, इंडिकेशन अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिकेशन जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां कहाँ मशीन यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे मशीन नहीं लगा सकते। मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर किसी को पेस मेकर डाला है, छल्ला डाला है, तो उसके रिलेटेड एरिया पे हम आप वहां पे कोई टेंस वगैरह नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगर किसी को कोई मेटालिक डाला हुआ है, सॉरी कोई मान लो नी में इंजरी हो तो उसको नी फ्रैक्चर हुआ था, उसको होने के प्लेट्स डली हुई हैं, तो वहां पे भी आपको टेंस को अवॉइड करना है, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टी ये है कि वहां पे हो सकता है उसको करंट इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। ये है, दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड पे कोई इलेक्ट्रोड क्यों नहीं लगा सकते? बेटा बेसिकली ऑल द सेंसेशन जो जाती हैं हमारी सारी स्पाइनल कार्ड से ही जाती हैं, ठीक है। स्पाइनल कार्ड मेन है, सारी चीजें वहीं से जाती हैं। तो हमारी बॉडी में आपको पता है करंट होता है, थोड़ा बहुत करंट का जनरेशन होता है, वो सारी सेंसेशन वही जाते हैं। अगर हो सकता है उसी भी एक फैक्टर है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगा दिया, अगर उस करंट जो है वो उस स्पाइनल कॉर्ड के साथ कुछ लेट कर दे। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट ये प्रोटोकॉल में ऐसा रखा गया है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सेंसेशन सारी जाती है। तो हो सकता है पेशेंट को, मान लो किसी को अगर वहां पे प्रॉब्लम होगी, किसको पैरालिसिस हो सकता है, हेमिप्लीजिया, सारी कंडीशन अराइज हो सकती है, इसलिए नहीं लगाते। ओके नीतीश, वेजोडाइलेशन बेटा मींस इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। मतलब आपके जो ब्लड वेसल है ना,
जस्ट लाइक अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये अगर आपको ये मेरी सॉरी ये दिख रही होगा, ये की दिख रही है आपको नीतीश? यस सर। यस सर। बेटा ये की है, अगर इसका डायमीटर इतना ही है, ब्लड में ये बोल रहा हूं ये एक ब्लड वेसल है, इसका डायमीटर इतना है, बट वेसोडायलेशन होने के बाद इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। जो इसके ब्लड जो वेसल है उसका एरिया, जो डायमीटर है, ये जो सर्कुलेशन वो एरिया बढ़ जाएगा, दैट इज द वेसोडायलेशन। उसमें इंक्रीज इन ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके ओके, एनीवन और कोई स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट्स बेटा आप में से किसी को भी पूछना, कोई भी क्वेश्चन? पंकज, रुचिका? ऑल क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। रुचिका एंड सुनील। कोमल, मनीष, बेटा ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें भी मतलब आपको भी समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्लास का। और आई थिंक क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? अब करेंगे सर। ओके, ओपन करो